हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न सीखे विदेशी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की शान एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सारे लिखित में चाहिए तो दोस्तों उसकी लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, वहाँ से आपको एक वेबसाइट खुलेगी जीवनितिहास.blogspot.com। दोस्तों, उस पर आप जो भारत के कई स्टार्स की, कई जो महान व्यक्ति है, कई महात्मा है, दोस्तों सबकी बायोग्राफी दे रखी है, तो आप अच्छे से उनको पढ़िएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। दोस्तों, अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ। दोस्तों, ये रामेश्वरम के तीर्थ स्थल में जो तमिलनाडु राज्य में है दोस्तों, उसमें जो है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनकी माता अशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता के पास एक नौका थी जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम और अब निर्जन धनुषकोडी के बीच आगे पीछे ले जाती थी। कलाम अपने परिवार में 4 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे। उनके पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे जिनके पास कई संपत्तियां और जमीन के बड़े हिस्से थे। उनकी व्यवसाय में मुख्य भूमि और द्वीप के बीच और श्रीलंका से आने जाने के साथ साथ मुख्य भूमि और पवन के बीच तीर्थ यात्रियों के लिए व्यापारिक किराने का सामान शामिल था। नतीजतन परिवार ने मारा कलाम याकीवर, जो दोस्तों जिसको लकड़ी का नाव चलाने वाला दोस्त उसको बोलते हैं, की उपाधि हासिल कर ली, जो वर्षों से मार्कियर के रूप में छोटा हो गया है। इसको अगर अपन संक्षिप्त में बोले तो दोस्त उसको मार्कियर बोलते थे। 1914 में मुख्य भूमि पर पवन ब्रिज के खुलने के साथ हालांकि व्यवसाय विफल हो गए और पैतृक घर में के अलावा परिवार की संपत्ति समय के साथ खो गई। बचपन से ही कलाम का परिवार गरीब हो गया था। कम उम्र में उन्होंने अपने परिवार की आय की पूरक के लिए समाचार पत्र बेचने शुरू कर दिए। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं उनके घर में पैसों की, पहले तो उनके पास इतनी संपत्ति थी क्योंकि उनके जो पूर्वज थे वो बहुत अमीर थे, बहुत पैसे वाले थे, पर दोस्तों बाद में धीरे धीरे उनकी जो सारी संपत्ति खत्म हो गई और अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए उनको समाचार पत्र भी बेचने पड़े थे। तो दोस्तों आप समझ सकते कितना संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया था। अपने स्कूल के वर्षों में कलाम के ग्रेड औसत थे, लेकिन उन्हें एक उज्जवल और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर घंटों बिताए, खासकर गणित पर। स्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में भाग लिया, जो तब मद्रास विश्वविद्यालय से संबंध था, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में एयरोस्पेस का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इंजीनियरिंग की। दोस्तों, इन्होंने जब कलाम एक वरिष्ठ वर्ग परियोजना पर काम कर रहे थे तब डीन उनकी प्रगति में कमी से असंतुष्ट थे और उन्होंने अगले 3 दिनों के भीतर परियोजना समाप्त होने पर अपनी छात्रवृत्ति रद्द करने की धमकी दी थी। तो आप समझ सकते हैं, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। कलाम ने समय सीमा को पूरा किया, डीन को प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने कहा, मैं आपको तनाव में डाल रहा था और आपने कठिन समय सीमा को पूरा करने के लिए कह रहा था। वह एक लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को हासिल करने से चूक गए क्योंकि उन्होंने क्वालिफायर में 9वां स्थान हासिल किया था और केवल 8 पद आईएएफ में उपलब्ध थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना बुरा लगता है जब आप 9 नंबर पे आए और दोस्तों शुरुआत के 8 सेलेक्ट हो गए, खाली एक आप रह गए, तो दोस्तों obviously बात है आपको बुरा लगेगा। फिर दोस्तों एक वैज्ञानिक के रूप में उनका करियर के बारे में अब अपन जानेंगे। 1960 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्नातक के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा DRDS के सदस्य बनने के बाद एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो दोस्तों प्रेस सूचना ब्यूरो था, भारत सरकार द्वारा इसको चलाया जा रहा था, के वैज्ञानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हो गए। उन्होंने एक छोटा होवरक्राफ्ट डिज़ाइन करके अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन DRDO में नौकरी के लिए अपनी पसंद से असंबद्ध थे।
दोस्तों, कलाम प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम करने वाले INCOSPAR समिति का हिस्सा थे। 1969 में कलाम को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजना निदेशक थे, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को निकट पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात किया था। कलाम ने पहली बार 1965 में DRDO में स्वतंत्र रूप से एक विस्तार योग्य रॉकेट परियोजना का काम शुरू किया था। 1969 में कलाम ने सरकार की मंजूरी प्राप्त की और अधिक इंजीनियरिंग को शामिल करने के लिए कार्यक्रम का विस्तार किया। 1963 से 1964 तक उन्होंने वर्जीनिया के हैम्पटन में नासा के लैंगनी रिसर्च सेंटर का दौरा किया। ग्रीन बेल्ट, मैरीलैंड में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर और वॉलॉप्स उड़ाने की जो सुविधाएं थी दोस्तों, वो सारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रोवाइड करवाई थी। 1970 और 1990 के दशक के बीच कलाम ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और SLV-3 परियोजनाओं को विकसित करने का प्रयास किया, जो दोनों ही सफल साबित हुए थे। दोस्तों, कलाम को राजा रमन्ना ने TBRAL के प्रतिनिधि के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को देखने के लिए आमंत्रित किया था, भले ही उन्होंने इसके विकास में भाग नहीं लिया था। 1970 के दशक में कलाम ने 2 परियोजनाओं प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलेंट का भी निर्देशन किया, जिसने सफल SLV कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की मांग की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अस्वीकृति के बावजूद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कलाम के निर्देशन में अपनी विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन आवंटित किया। कलाम ने इन वर्गीकृत एरोस्पेस परियोजना की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल को समझाने में एक अभिन्न भूमिका निभाई। उनके अनुसंधान और शैक्षिक नेतृत्व ने उन्हें 1980 के दशक में बहुत प्रशंसा और प्रतिष्ठा दिलाई, जिसने सरकार को उनके निर्देशन में एक उन्नत मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कलाम और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम ने तत्कालीन रक्षा मंत्री R वेंकटरमन के सुझाव पर एक के बाद एक नियोजित मिसाइलों को लेने के बजाय मिसाइलों के तर्कश के विकास के प्रस्ताव का काम किया। R वेंकटरमन ने मिशन के लिए 3.88 बिलियन आवंटित करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका नाम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP रखा गया। कलाम को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। कलाम ने मिशन के तहत कई मिसाइलों को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें अग्नि, एक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी सामरिक सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल शामिल है। हालांकि परियोजनाओं की कुप्रबंधन और लागत और समय की अधिकता के लिए आलोचना भी की गई थी। दोस्तों, कलाम ने जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक प्रधानमंत्री और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सचिव के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। इस अवधि के दौरान पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें उन्होंने एक गहन राजनीतिक और तकनीकी भूमिका निभाई। कलाम ने परीक्षण चरण के दौरान राजगोपाल चिदंबरम के साथ मुख्य परियोजना समन्वयक के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान कलाम के मीडिया कवरेज में उन्हें देश का सबसे प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। 1998 में हृदय रोग विशेषज्ञ सोमा राजू के साथ कलाम ने एक कम लागत वाला कैरोनरी स्टेंट विकसित किया, जिसका नाम कलाम राजू स्टेंट रखा गया। 2012 में दोनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक बीहड टैबलेट कंप्यूटर डिज़ाइन किया, जिसे कलाम नाम दिया गया। दोस्तों, इसे राजू टैबलेट भी बोला जाता था। दोस्तों, अब इनके राष्ट्रपति पद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में KR नारायणन के स्थान पर कार्य किया।
उन्होंने 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में 9,22,884 के चुनावी वोट के साथ जीत हासिल की। लक्ष्मी सहगल द्वारा जीते गए 10,07,366 मतों को पार कर गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता था। अब दोस्तों उनके मृत्यु के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों 27 जुलाई 2015 को कलाम ने भारतीय प्रबंधन संस्था शिलोंग में एक रहने योग्य यह ग्रह पृथ्वी बनाना पर व्याख्यान देने के लिए शिलोंग की यात्रा की। सीढ़ियों की उड़ान पर चढ़ते समय उन्हें कुछ असुविधा का अनुभव हुआ, लेकिन थोड़े आराम के बाद सभागार में प्रवेश करने में सक्षम थे। लगभग 6:35 बजे अपने व्याख्यान में केवल 5 मिनट में वह गिर गए। उन्हें गंभीर हालत में पास के बेथानी अस्पताल में ले जाया गया। आगमन पर उन्हें नाड़ी या जीवन के किसी अन्य लक्षण की कमी थी। गैंग चिकित्सा इकाई में रखे जाने के बावजूद कलाम की शाम 7:45 बजे अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु की पुष्टि हुई है। दोस्तों 6:35 पे इनके ये बेहोश हो गए थे और 7:45 पे दोस्तों इनकी मौत हो गई थी। तो दोस्तों ये थी एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।